मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक तो सैनिक व्यय को लेकर वो चिंतित थे। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है, गोखले का कहना था कि भारत में सेना पर अत्यधिक खर्च होता है और वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। उदाहरण स्वरूप रूस में उसके कुल राजस्व का 21%, फ्रांस में 19%, जापान में 16%, इटली में 13%, जबकि भारत में यह 35% है। यदि इस खर्च को ब्रिटेन व भारत के बीच बांटने से भारतीय खजाने की 1.5 करोड़ रुपए की बचत प्रतिवर्ष हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने संबंधी सुझाव दिए, जो इस प्रकार से हैं। आरक्षित सेना का निर्माण। इस प्रकार के सेना पर शांति काल में अधिक खर्च करना नहीं पड़ता व युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सेना का भारतीयकरण। सेना में उच्च पदों पर भारतीयों की भर्ती से खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि भारतीयों को कम वेतन भत्ते देने पड़ेंगे व शिक्षित भारतीयों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इसमें तीसरा, भारतीय सीमाओं से बाहर सेना पर किए गए व्यय का भार ब्रिटिश बजट पर पड़े। गोखले का कहना था कि अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर भारत के कोई स्थायी हित नहीं है। उसे सीमाओं के इस ओर ही शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। सिंध, रेगिस्तान, हिमालय भारत के उत्तर पश्चिम की दुर्जय प्रतिरक्षा पंक्तियां हैं, जिसके पीछे वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकता है। दूसरा उनका था रेलों के विस्तार का विरोध। गोखले को सरकार की प्राथमिकताओं पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि सरकार ऐसे विषयों पर धन को अधिक खर्च करती है जिसका संबंध ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और नियंत्रण, ब्रिटिश वाणिज्य और व्यापार के हितों को अधिक प्राथमिकता देना था। लोगों के कल्याण से कोई वास्ता नहीं था। रेल मार्गों पर आधारित इस संपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप न केवल भारतीय पूंजी लगातार इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रही थी, अपितु विदेशी माल की टक्कर में भारतीय माल का देश के ही बाजारों में बिकना कम होता जा रहा था। इससे देसी उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे तथा देसी दस्तकार बेरोजगार होते जा रहे थे और बेरोजगार फिर कृषि कार्य पर निर्भर होते जा रहे थे। इससे कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा था। इतना होने पर भी रेलवे प्रणाली घाटे में चल रही थी, जिसका मुख्य कारण विदेशी व्यापारियों को रेल से माल ढोने पर विशेष रियायतों का दिया जाना था। तो इस प्रकार से उन्होंने रेलों के विस्तार का भी विरोध किया। नागरिक प्रशासन पर व्यय में कमी करने पर बल। गोखले ने सिद्ध किया कि भारत के कुल राजस्व का एक बड़ा भाग नागरिक प्रशासन की क्षमता में वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे जनता के कल्याण पर खर्च के लिए आवश्यक धनराशि का सदैव अभाव रहता है। इसके लिए गोखले का सुझाव था कि उच्च पदों पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति की जाकर व्यय राशि को बचाया जा सकता है। इससे शिक्षित एवं प्रतिभावान भारतीय युवाओं में असंतोष कम होगा तथा उनको प्राप्त धन वेतन के रूप में भारत में ही रहेगा। गोखले का यह भी सुझाव था कि इंग्लैंड स्थित भारत मंत्री तथा उसकी परिषद, जिसको गृह शासन भी कहा जाता था,
का खर्चा भारत द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत मंत्री ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और उसकी मदद के लिए भारत परिषद बनाई गई है। अतः ये खर्च इंग्लैंड पर धारित या भारित होना चाहिए। तो यहाँ पर गोखले साहब ने ये नागरिक प्रशासन के खर्चे में कमी करने संबंधी अपने विचार व्यक्त किए, जो बड़े ही प्रार्थनीय हैं। अगला, करों का कड़ा विरोध तथा कर संबंधी सुझाव। गोखले का कहना था कि भारत पर आरोपित किए जाने वाले कर न केवल अनियंत्रित थे, बल्कि ब्रिटिश वाणिज्य व्यापार और धनाढ्य लोगों के हितों के अधीन थे। उनका भारतीय करदाताओं के हितों अथवा कल्याण से सरोकार नहीं था। तो ये बात थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए गोखले साहब ने अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए, और वो सुझाव इस प्रकार से थे। भारतीय बजट को भारत सचिव, जिसको मंत्री कहा जाता था, भारत मंत्री के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसकी प्रत्येक मद को गवर्नर जनरल की विधान परिषद द्वारा स्वीकृत करवाया जाना चाहिए। परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए कॉमन सभा में एक स्थायी समिति की स्थापना होनी चाहिए। पहला सुझाव तो ये था। दूसरा सुझाव था, भारतीय जनमत को जानने के लिए भारतीय विधायकों में से 6 सदस्यों को कॉमन सभा के लिए निर्वाचित किया जाए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था। तीसरा, वित्त का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रांतों के पास राजस्व के अधिक स्रोत होने चाहिए। वित्त का विकेंद्रीकरण, ये नहीं कि केंद्रीय स्तर पर ही सारे राजस्व के अधिकार हों। राज्यों को भी राजस्व के मामले में अधिक अधिकार, या फिर कहना चाहिए आत्मनिर्भरता वाली स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 4, सूती माल पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया जाए और नमक पर से कर को क्रमिक रूप से समाप्त किया जाए। अकाल की स्थिति में भू राजस्व माफ करना व आयकर की छूट सीमा में वृद्धि करना, ये भी गोखले जी का महत्वपूर्ण सुझाव था कि सूती कपड़ों पर उत्पाद शुल्क है वो कम किया जाए, और नमक पर जो टैक्स है वो तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से एकदम से समाप्ति कर दिया जाना चाहिए। ये सब जनता के लिए आवश्यकता की वस्तुओं में सूती कपड़ा और नमक आते हैं। तो ये अकाल की स्थिति में भू राजस्व माफ़ होना चाहिए, और जो आयकर की छूट सीमा है उसको भी बढ़ाने की बात कही। 5वां, सहकारी साख समितियों की स्थापना, जिससे किसानों को छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं उनको उनके माध्यम से मदद की जा सके। और भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षण की मांग। ब्रिटेन के उद्योगों के सामने भारतीय उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग समाप्ति की ओर थे, तो उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वो ब्रिटेन के व्यापार वाणिज्य और उनके द्वारा मिलों में अच्छा निर्मित सामान के सामने वो टिक सकें, कंपटीशन में टिक सकें। एक 7वां था, गोल्डमान कोष का विरोध। जब भारत में गोल्ड मुद्रा का प्रचलन किया गया तो भारतीय मुद्रा को
ब्रिटिश मुद्रा पौंड में बदलने के उद्देश्य से गोल्डमान कोष की स्थापना की गई, जिसका गोखले साहब ने बड़ा विरोध किया कि ये भारत के विरुद्ध, भारत के को आर्थिक, इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, तो इसका उन्होंने विरोध किया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा उपसंहार के रूप में कि गांधी जी बड़े सूक्ष्म अर्थशास्त्री थे और उन्होंने वास्ट नोट वांट नोट कि व्यर्थ मत गमाओ, आवश्यकता ही नहीं होगी, इस प्रकार का उन्होंने स्वयं जीवन जिया था, कठिनाइयों को देखा था। तो एक तो ये उनकी जो बात है वो खास है। दूसरा, एक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, जैसे आर्थिक बहाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, तो उसका उन्होंने बड़ा विरोध किया। इस थ्योरी के माध्यम से सारी चीज़ों को क्लियर किया। तो ये इस प्रकार से उनके जो सुझाव हैं इसमें, और ये आर्थिक विचार हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो मैं आज मेरी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।